फास्ट टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। एलडीए की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा आवंटन पत्र। 3 माह में नहीं किया तो निरस्त होगा आवंटन। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने जारी किए आदेश। आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए लागू की गई व्यवस्था। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने संपत्ति के आवंटन की प्रक्रिया को और भी अधिक पारदर्शी बनाने के लिए बड़ी पहल की है, जिसके अंतर्गत अब से सभी प्रकार की संपत्तियों का आवंटन पत्र ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा, जिसे आवंटी को प्राधिकरण की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। अगर वारंटी ने 3 माह में आवंटन पत्र डाउनलोड नहीं किया तो बिना किसी नोटिस के आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं और साथ ही जो कि तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। उपाध्यक्ष ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा समय समय पर लॉटरी, ई ऑक्शन एवं पहले आओ पहले पाओ जैसी योजना के अंतर्गत संपत्तियों का आवंटन किया जाता है और साथ ही पूर्व प्रचलित व्यवस्थाओं के दौरान तहत आवंटन के पश्चात प्राधिकरण द्वारा आवंटी को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आवंटन पत्र भेजा जाता था और कई बार आवंटियों को समय से आवंटन पत्र प्राप्त नहीं होते थे, उन्हें कार्यालय के चक्कर भी लगाने पड़ते थे। कुछ ऐसे भी मामले सामने आए जिसमें जालसाजों द्वारा लोगों को एलडीए का फर्जी आवंटन पत्र देकर धोखाधड़ी का प्रयास किया गया। इस प्रक्रिया को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से नई डिजिटल व्यवस्था लागू की गई है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार की संपत्तियों का आवंटन पत्र प्राधिकरण की वेबसाइट पर ही अपलोड किया जाएगा, जिसको सूचना आवंटी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज के माध्यम से दिया जाएगा। आवंटी को एलडीए की वेबसाइट से ही आवंटन पत्र डाउनलोड करना होगा। अगर आवंटी ने 3 महीने के अंदर आवंटन पत्र डाउनलोड नहीं किया तो उक्त आवंटन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा। इसके लिए आवंटी को अलग से एक कई नोटिस दी जाएगी। उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि आवंटन आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। उन्होंने आवंटियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय के अंदर प्राधिकरण की वेबसाइट से अपने आवंटन पत्र डाउनलोड करके धनराशि जमा करने की कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। चिन्हट, इंदिरानगर, काकोरी व दुबग्गा में 14 अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर प्रवर्तन जोन 3, जोन 5, जोन 7 की टीम ने कार्रवाई की है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सोमवार को चिन्हट, इंदिरानगर, काकोरी व दुबग्गा में अभियान चलाया। इस दौरान एलडीए से लेआउट स्वीकृत कराए बिना की जा रही 14 अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की गई। प्रवर्तन जोन 3 के जोनल अधिकारी अतुल कृष्ण सिंह ने बताया है कि काकोरी के ग्राम शिवरी में अभियान चलाया गया। इस दौरान रोहित कुमार, कपिल, रजन, राजू, मोहम्मद, रईस, विनीत, सर्वेश और अन्य द्वारा लगभग 30 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही 7 अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। प्रवर्तन जोन 5 के जोनल अधिकारी वृंदना पांडे ने बताया है कि चिन्हट के ग्राम गोइला में, इंदिरानगर के ग्राम रसूलपुर सादात में अभियान चलाया गया। इस दौरान शिवपाल यादव, संजू कुमार व अन्य द्वारा लगभग 10 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही 2 अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। प्रवर्तन जोन 7 के जोनल अधिकारी माधवेश कुमार ने बताया कि दुबग्गा के ग्राम मौरा में अभियान चलाया गया। इस दौरान मोहम्मद शहजाद, राधेश्याम, संजय, अशोक, राम सिंह, रविंद्र, धर्मेंद्र व अन्य द्वारा लगभग 20 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही 5 अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। खबर बदायूं से है, जहां एचपीसीएल दोहरे हत्याकांड फरार आरोपियों की तलाश लगी 3 टीमें, सफलता नहीं और कई अपचारियों के नाम विवेचना में बढ़ाए जाने की चर्चा। घबराते हुए अभी की मां का वे वीडियो सामने आए हैं। बदायूं के सैजनी गांव स्थित एचपीसीएल प्लांट के अफसरों की हत्या के मामले में फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस को आशंका है कि आरोपी प्रदेश के सीमावर्ती जिलों के रास्ते नेपाल भाग गए हैं। उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस की एक टीम को नेपाल भेजा गया है। एचपीसीएल प्लांट 12 मार्च को कंपनी के 2 अधिकारी सुधीर गुप्ता और हर्षित मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मुख्य आरोपी अजय प्रताप सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मेरा नाम ब्रह्मा देवी है। मेरे पति और लड़कों को प्लांट के कांड में फंसाया जा रहा है। मेरे घर का अजय से कोई संबंध नहीं है। हमारा घर, संपत्ति, जमीन सब अलग है। हम तो अजय से 40 साल से अलग हैं। मेरे पति अस्थमा के मरीज हैं और मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन है हमको और हमारे परिवार को बचा।
मिर्जापुर जनपद में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 को रौंद दिया है। तीनों का मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें, मृतकों में तीनों एक ही परिवार के रहने वाले हैं। हादसे के बाद ट्रेलर ट्रक ने मृतकों के शव को 100 मीटर तक घसीटा है। घर से दवा कराने के लिए बच्चे को ले जा रहे थे बाइक पर परिवार। मिर्जापुर जनपद में मंगलवार को सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रेलर ट्रक ने बाइक सवार 3 को रौंद दिया है। बाइक सवार तीनों की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसा इतना भीषण था कि ट्रेलर ट्रक ने बाइक सवार तीनों को रौंदने के बाद घसीटते हुए 100 मीटर तक ले गए हैं, जिससे पूरी सड़क खून से लथपथ हो गई। जानकारी के अनुसार अहरौरा थाना क्षेत्र के आपको बता दें कि अहीरपुरा सोनपुर के रहने वाले अनुराग बिंद उम्र लगभग 19 वर्षीय, चंद्रबली भाभी वेदपति उम्र लगभग 28 वर्षीय, पत्नी अशोक कुमार बिंद और भतीजे अभिषेक बिंद उम्र लगभग 5 वर्षीय, पुत्र अशोक कुमार एक ही बाइक पर सवार होकर मासूम भतीजे अभिषेक की दवा कराने के लिए अहरौरा जा रहे थे। जैसे बाइक सवार अहरौरा थाना क्षेत्र के रोश नहर के पास जमुई अहरौरा मार्ग पर पहुंचे, तभी तेज रफ्तार ट्रेलर ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी और तीनों ट्रेलर ट्रक की चपेट में आ गए और तीनों की दर्दनाक मौत हो गई है। आज रोसनाहर के पास सड़क पर एक दुखद दुर्घटना हुई, जिसमें एक ही परिवार के जो परिवार सोनपुर अहरूपुर का है, लालजी के परिवार से 3 लोगों की डेथ ऑन स्पॉट हो गई। उसी में हम लोग यहाँ पर इकट्ठा आए हुए हैं। किस आश्वासन पर जान समाप्त हुआ? परिवार के लोगों की मांग, परिवार और जनता की मांग थी कि यहाँ पर जो परिवार है, जो मृतक परिवार है, उसको कुछ आर्थिक सहायता मिले और सड़क की सुरक्षा को लेके इन्होंने कुछ रिक्वेस्ट की हैं, जिनको हम ऊपर डीएम सर से बात करेंगे और उसको पूरा करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर कितने लोगों की मौत हुई? 3 लोगों की हुई है, जिसमें एक 5 साल का बच्चा था अभिषेक और एक 19 साल के एक व्यक्ति थे अनुराग और 30 वर्ष की एक महिला थी वेदवती। 3 लोगों की डेथ हुई है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से सामने आ रही है, जहां प्रशासन की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। बताया जा रहा इटावा तहसील क्षेत्र के कठेला गरवी टोला जानकारी नगर निवासी मोहर्रम अली की जमीन पर प्रशासनिक टीम ने बुलडोजर चलाकर नींव को ध्वस्त कर दिया है। पीड़ित का आरोप है कि ये जमीन उनकी माता के नाम वर्ष 2010 में खरीदी गई थी, जिस पर पहले से ही ईंट की नींव डाली गई थी। घटना 22 मार्च 2026 की बताई जा रही है, जब लेखपाल कानूनगो और साथ ही नायब तहसीलदार मौके पर बुलडोजर के साथ पहुंचे और बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस के कार्रवाई शुरू कर दी। पीड़ित के अनुसार उस समय घर पर मौजूद उनके वृद्ध पिता ने काफी विरोध किया है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने एक नहीं सुनी और पूरी नींव को जेसीबी से उखड़वा दिया है। इस कार्रवाई से पीड़ित को भारी आर्थिक नुकसान भी हुआ है, जिसे वह अपूरणीय क्षति बता रहा है। अब पीड़ितों ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाते हुए दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई और नुकसान की भरपाई की मांग भी की है। जी बोलो। मेरा नाम मुहर्रम अली है। मेरे पिताजी का नाम अब्दुल जब्बार है। मैं कठेला गरबी टोला जानकी नगर, जिला सिद्धार्थनगर, तहसील इटवा का रहने वाला हूँ। 22 तारीख को इतवार के दिन लेखपाल कानूनगो नायब तहसीलदार आकर के मेरा नींव डाला गया था। 2010 में बैनामा मेरी माता जी के नाम पे रजिस्टर्ड हुआ था। आकर के बिना किसी नोटिस के तोड़ दिए हैं और ना ही कुछ उसमें नोटिस मिला, ना किसी प्रकार की कोई जानकारी मिली कि ये करना है या जो करना है। वो यह तोड़ करके बोले हैं कि यहाँ पे चक्रोट है, जो कि चकमार्ग पहले से है और जो कि दिया गया है, पहले से ही रखा है और सब आ जा रहे हैं।
उसमें किसी चीज का हस्तक्षेप किसी का नहीं है, और जो कि अभी के टाइम पे तोड़ा गया है वो मेरे नंबर में है। अच्छा ये बताइए, जमीन किसने खरीदी थी, कब खरीदी थी और किसके नाम से थी? जमीन मेरे माता जी के नाम से रजिस्टर है, श्रीमती महारुनिशा के नाम से 2010 में खरीदी गई थी। लगभग 1,27,000 या जो भी अमाउंट है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, उतने अमाउंट में खरीदा गया था। लगभग 3 महीने के आसपास है। तो किससे खरीदी गई थी जमीन? जमीन खरीदी गई थी यादव बिरादरी के समाज है जो कि हैं ब्रिजलाल, और उनका एक भाई है जो कि मुझे शायद नाम नहीं याद आ रहा है। तो फिर किसने तोड़वाया, क्या वजह आप लोगों के सामने आ रही है? वजह यही सामने आ रही है जो अभी सुनने में आ रहा है कि वहां पे चकमार्ग है, जो कि चकमार्ग है नहीं, वहां पे साइड साइड से है, ऑलरेडी पहले से ही लोग आ जा रहे हैं, उसका कोई इशू नहीं है। ना ही किसी प्रकार का कोई बाधित किया है कि तुम्हारा यहाँ से नहीं आना जाना है, बाकी और कोई इशू नहीं है। और जो मेरा न्यू डाला वो तो मैं अपनी जमीन में ही हम लोग डाले हुए थे, जो कि किसी प्रकार का कोई उसमें दिक्कत ही नहीं है। तोड़ने के लिए? आए थे उसमें नायब तहसीलदार थे, कानूनगो थे, लेखपाल थे और पुलिस विभाग के 1-2 कर्मचारी थे। क्या चाहते हैं आप? न्याय चाहते हैं हम, और हमें क्या चाहिए। आप लोगों ने शिकायत की थी? हम लोगों ने ऑनलाइन पोर्टल से शिकायत की है, और कोर्ट ऑफ कंडम भी शायद मंडे को, अभी जब कोर्ट ओपन होगा तो हम लोग वहां पे भी अपील किए हैं। जनपद बदायूं में सुबह सुबह भीषण हादसे में 2 लोगों की मौत होने से दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। आपको बताते चले, उज्जैनी कोतवाली क्षेत्र के गांव सांती नगला मजरा पेपरोल के रहने वाले 42 वर्षीय हुकुम सिंह एवं अलवर राजस्थान का रहने वाला 41 वर्षीय दिनेश गेल कंपनी में गंगा एक्सप्रेसवे पर नौकरी करते थे। सुबह 5 बजे लगभग दोनों नौकरी की ड्यूटी समाप्त करके यहाँ कहाँ जा रहे थे, और ये वाला राजस्थान का रहने वाला है, और दिनेश अपने साथी दुर्गेश को बोलेरो कैंपर से उसे छोड़ने अपने घर जा रहे थे। इसी बीच कचरा बदायूं रोड पर दहेमू गांव के पास सामने से आ रही डबल डेकर बस में बोलेरो कार और टक्कर मार दी, जिसमें दोनों बोलेरो कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और दिनेश एवं दुर्गेश की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है और दुर्गेश एवं दिनेश के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मेरा नाम है सिविक यादव। कहाँ के रहने वाले? सावंती नंगला। ये क्या घटना हुई है आपके? ये घटना हुई है, मेरे पिताजी काम करते थे, गेल कंपनी नाम उसका है, रोड बनना था, उसमें काम करते थे, तो चौकीदारी का काम करते थे। तो उधर से मतलब इधर शाम गए थे, अब घर पे वापस आ रहे थे, ड्यूटी गए थे, ड्यूटी से घर के लिए वापस आ रहे थे। वहाँ से आते समय एक ड्राइवर था, और मतलब दोनों लोगों की तेज़ी से मतलब तेज़ से इधर उधर से एक्सीडेंट से मौत हो गई। किसने मारी टक्कर? टक्कर मारी, 2 मंजिल बस थी, उसने मारी है। तो मौके पे ही खत्म हो गया? मौके पे ही खत्म। मुझे नहीं मालूम, मुझे कंपनी वालों ने मुझे 8:30 बजे फ़ोन किया है, 8:32 पे फ़ोन किया है मुझे कंपनी वालों ने। तो बस पकड़ लो? और कंपनी वाले मुझे नहीं पता है बस की, मुझे कुछ नहीं मालूम। कंपनी वालों ने बोला, मैं सीधा मेडिकल कॉलेज पे आया बस, और कंपनी वालों ने कुछ भी मेरे को कुछ नहीं बताया, और नई कंपनी वाले मेरे पास अभी तक आए हुए हैं, मेरे सामने नहीं आए हुए हैं। दूसरे कहाँ के रहने वाले खत्म हुए? वो मुझे नहीं पता है सर। हरदोई जिले में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाला मामला सामने आया। बीते दिन जेल में यदुनंदन लाल वर्मा की रिहाई के बाद उनके समर्थकों में अंबेडकर पार्क के पास सड़क जाम कर जश्न मनाया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली शहर पुलिस ने कार्रवाई की है। सीओसीटी अंकित मिश्रा ने बताया कि सड़क जाम करने के शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में रितेश पासी, करण पासी समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रितेश पासी को मौके से गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों का कहना है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि हरपालपुर कोतवाली पुलिस ने यदुनंदन लाल वर्मा के खिलाफ भगवान राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में पहले ही मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा था। कल दिनांक 30 मार्च 2026 को थाना कोतवाली शहर पर सूचना प्राप्त हुई कि यदुनंदन लाल वर्मा
जिन पर थाना हरपालपुर में हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने के संबंध में अभियोग पंजीकृत था और जिन्हें गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। वह माननीय न्यायालय द्वारा उन्हें जेल में निरुद्ध किया गया था। कल अपनी रिहाई के पश्चात यदुनंदन लाल वर्मा द्वारा अपने कुछ साथियों के साथ, जिनके नाम रितेश पासी, करण पासी व अन्य, इनके द्वारा थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के अंबेडकर पार्क के निकट अवैधानिक रूप से रोड जाम किया गया है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पहुंचा गया। थाना कोतवाली शहर में उक्त प्रकरण के संबंध में सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया है। वह पुलिस द्वारा एक व्यक्ति जिसका नाम रितेश पासी है उसको हिरासत में लिया गया है। इस प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। जनपद बदायूं के हजरतपुर थाना क्षेत्र के गांव पट्टी मजरा नवादा मधुकर की रहने वाली 55 वर्षीय अंगूरी पत्नी लोकई कल दोपहर के समय अपने नाती गुड्डू पुत्र श्याम पाल के साथ बाइक द्वारा कस्बा दातागंज अपनी दवा लेने जा रही थी। इसी बीच दातागंज कासपुर रोड पर आमजन गांव के पास सामने से आ रहे थे तेज रफ्तार बाइक सवार में टक्कर मार दी, जिसमें अंगूरी देवी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। उधर घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने अंगूरी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सतीश। कहाँ के रहने वाले हो? पट्टी की। अच्छा, ये क्या मामला है जो आपकी माताजी की सड़क हादसे में मौत हुई है? मोटरसाइकिल से हमारा लड़का था, आ रहा था, अपनी दादी को बैठा रही, उधर से बाइक आ रही थी, इधर से ये जा रहा था, उससे टक्कर हुई सामने से, हमारी माँ गिर गई। अच्छा, वही मौत हो गई? वहीं। क्या नाम था माताजी का? अंगूरा देवी। बदायूं जनपद के दातागंज कोतवाली क्षेत्र के गांव रोहरी का रहने वाला 55 वर्षीय धर्मपाल पुत्र रामचंद्र अपनी बड़ी बेटी 32 वर्षीय विकास गौतम पुत्र धर्मपाल के साथ कल शाम के समय बाइक द्वारा अपनी छोटी बेटी अभिषेक की शादी जो 7 मई को होनी थी उसके लिए बारात चढ़ाने का वहां पर घोड़ा और बग्गी बैंड बाजे के दातागंज कोतवाली के ही नवादा मोड़ गया था और घोड़ा बग्गी और बैंड करके वहां अपने बेटे विकास गौतम के साथ बाइक द्वारा घर वापस आ रहा था। और इसी बीच दातागंज कोतवाली क्षेत्र के बेला डांडी राम गंगा पुल पर तेज रफ्तार किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें बेटे विकास गौतम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पिता धर्मपाल गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को एम्बुलेंस की मदद से बरेली अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उपचार के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। बाप बेटी की मौत के बाद सूचना मिलते ही पूरे गांव में मातम छा गया, वहीं परिवार में बुरी तरह कोहराम मच गया। क्या नाम है तुम्हारा? अभिषेक। कहाँ के रहने वाले हो? रोहरी। ये क्या मामला है जो तुम्हारे भाई की और पिताजी की सड़क हादसे में मौत हुई है? हमारी बग्गी करने गए थे हमारी शादी के लिए, 7 मई की शादी। फिर वापस आ रहे थे, उसी की टक्कर लग गई। कैसे टक्कर लगी? वो पता नहीं है। किस किस की मौत हुई? पिताजी है भाई। अच्छा, तो ये कब की शादी है? 7 मई। क्या नाम था पिताजी का? धर्मपाल। और भाई का? विकास। जनपद बदायूं के बिसौली कोतवाली क्षेत्र के गांव मुंसिया नगला का रहने वाला 18 वर्षीय विष्णु मोहन पुत्र मदन लाल एवं एक गांव का ही 22 वर्षीय सुनील पुत्र लक्ष्मण प्रसाद एवं 18 वर्षीय अभिषेक पुत्र नेत्रपाल अपने गांव में मजदूरी पर किसी के खेत में मक्का की फसल की रोपाई करने के लिए मक्का की फसल के चारों ओर खेत स्वामी ने हाई वोल्टेज बिजली का तार जानवरों की सुरक्षा के लिए लगा रखा था। इस खेत में मक्का की फसल की रोपाई चल रही थी। इसी बीच किसी तरह विष्णु मोहन बिजली की तार की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सुनील एवं अभिषेक भी चपेट में आ गए और झुलस कर बुरी तरह घायल हो गए। सभी को सीएचसी बिसौली लाया गया है, जहां डॉक्टरों ने विष्णु मोहन को देखते ही मृत घोषित कर दिया एवं सुनील अभिषेक का उपचार बिसौली के सीएचसी में चल रहा है। पुलिस ने विष्णु मोहन के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिजन खेत स्वामी पर मौत का कारण बता रहे हैं। उन्नाव बीजेपी विधायक अनिल सिंह का समाजवादी पार्टी पर आरोप, सपा नेता बेरोजगार हो गए हैं, उनकी दलाली और धंधे बंद हो चुके हैं। अनिल सिंह ने कहा, गैस डीजल और सिलेंडर की कमी की अफवाहें फैला रही समाजवादी पार्टी, नाच न आवे आंगन टेढ़ा, सपा के लोग सिर्फ जातिवाद और हवा बना रहे हैं। अनिल सिंह ने कहा और कहा कि देश में किसी भी चीज की कमी नहीं है, डंके की चोट पर कह रहा हूं, पैनिक ना हो जनता। ईरान से अमेरिका तक युद्ध चल रहा है, तेल टैंकरों पर मिसाइलें गिर रही हैं, कभी भी मोदी सरकार ने दाम नहीं बढ़ने दी और साथ ही
गैस सिलेंडर ऑनलाइन बुक करें, सीधे घर पहुंचेगा और पेट्रोल डीजल की कोई भी किल्लत नहीं है। मैं विधायक पूर्वा अनिल सिंह डंके की चोट पर कहकर जा रहा हूं, किसी को भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जिसका भी कनेक्शन है उसको ऑनलाइन आप जाइए और उस पर आप अप्लाई करिए, तुरंत सिलेंडर सेंक्शन होगा, आपके घर पहुंचाया जाएगा। OTP बताइए, अपना सिलेंडर लीजिए। तेल जिस भी टंकी में जाइए, जहां नहीं मिल रहा है वहां सब जगह मिलेगा, कहीं भी कुछ भी कोई दिक्कत नहीं। खाली क्या है ना कि यहाँ लोग भ्रमित कर रहे हैं कि नमक खत्म हो गया तो 2 कुंटल नमक खरीद लो, डीजल नहीं मिलेगा महीना भर बाद तो भैया 500 लीटर डीजल घर में भर लो। ऐसा नहीं होता। कौन से ऐसे लोग हैं जो ऐसे मतलब समाजवादी पार्टी के लोग बेरोजगार हैं, इनकी दलाली, इनके धंधे बंद हो चुके हैं। तो ये क्या करते हैं, जातिवाद में काम ना होए तो नाच ना हो तो अंगना त्याग, हवा बना रहे हैं, हवा बनाते हैं कुछ भी। अच्छा आप जाइए भराने, कहीं कोई दिक्कत है चले जाइए देखिए। और फिर युद्ध हो रहा है, सब जानत है। अब गांव की जनता मूर्ख नहीं है, जुड़ी हुई है यहाँ से ईरान से अमेरिका तक। हमने थोड़ी रोका है, वो खुद ही तेल के टैंकरों पे मिसाइल छोड़ दे रहा है तो दग नहीं जाएगी। लेकिन फिर भी हमने ना रेट बढ़ाया है और ना ही कहीं दिक्कत है। हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी, हम सब लोग लगे हुए हैं कि किसी को असुविधा ना हो। हाँ, उन चोरों को सुविधा होगी जो ब्लैक का धंधा करते हैं। लगातार पारा चढ़ रहा आलम ऐसा है कि मार्च के महीने में ही जून और जुलाई जैसी गर्मी महसूस हो रही है, जिसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है, जिससे सबसे अधिक डायरिया के पेशेंट आ रहे हैं। इन मरीजों में भी बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। आलम यह है कि एक बेड पर 2 बच्चों का इलाज करना पड़ रहा है। जिला अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि मौसम के परिवर्तन पर असर पड़ा है और साथ ही मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा। मौसम के बदलते हुए मिजाज से ये है कि डायरिया के ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, जैसे लैट्रिन बाथरूम वगैरह के ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, जिसमें बच्चों की जनसंख्या ज़्यादा है। बड़े बुजुर्ग भी हैं लेकिन बच्चों की जनसंख्या ज़्यादा है, जिसके कारण इमरजेंसी भीड़ है। इसी वजह से हम लोग 1 से 2 लगा रहे हैं, लेटाते हैं और इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी तक सुबह से लेकर 20 मरीज लगभग आ रहे हैं, जिसमें से बच्चों की जनसंख्या ज़्यादा है। लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि घर में रह के भी इलाज हो संभव है इसका। धूप में बाहर ना निकले और समय अपना पानी पीते रहें, ग्लूकॉन-डी, इलेक्ट्रॉल पाउडर का यूज़ करते रहें, जिससे कि हम इन्हें दूर भगा सकें। बहराइच में बड़ी कार्रवाई, सीएम योगी की मां पर टिप्पणी करने वाला मौलाना गिरफ्तार। बहराइच पुलिस और यूपीएसटीएफ की मिली है बड़ी सफलता। मौलाना अब्दुल सलीम को बिहार के अररिया से किया गया अरेस्ट। आपको बता दें, भागलपुर निवासी बताए जा रहे आरोपी मौलाना 2024 में वीडियो बनाकर सीएम योगी की मां पर की थी अभद्र टिप्पणी, मामले में पकड़ा गया तूल। सोशल मीडिया पर हुआ था वीडियो वायरल और साथ ही विश्व हिंदू परिषद ने कोतवाली नगर में दी थी तहरीर। वीएचपी जिलाध्यक्ष अजीत प्रताप सिंह की शिकायत पर दर्ज हुआ केस। 8 मार्च 2026 को कोतवाली नगर बहराइच में दर्ज हुई एफआईआर। यूपीएसटीएफ टीम ने ऑपरेशन चलाकर आरोपी को दबोचा। गिरफ्तारी के बाद बहराइच लाया गया मौलाना अब्दुल सलीम। पुलिस कस्टडी में लंगड़ाते हुए नजर आए आरोपी। सुरक्षा के बीच कोतवाली नगर में हुई पूछताछ। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें बिहार के जनपद अररिया में रहने वाला मोहम्मद सालिम नाम के एक व्यक्ति द्वारा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी के ऊपर अशोभनीय टिप्पणी सार्वजनिक मंच से की जा रही थी। इस संबंध में देवीपाटन परिक्षेत्र के बलरामपुर एवं बहराइच जनपदों में एफआईआर दर्ज की गई। आज गोरखपुर की एसटीएफ यूनिट के द्वारा इस अभियुक्त को बिहार से पूछताछ हेतु कोतवाली नगर बहराइच लाया गया, जहां पर इस व्यक्ति द्वारा अपने उस कथन को स्वीकार किया गया तथा माफ़ी मांगी गई। इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई कोतवाली नगर बहराइच से की जा रही है।
सरोवर नगरी नैनीताल व उसके आसपास जनपद नैनीताल समेत पूरे उत्तराखंड में गैस सिलेंडर व्यवस्था को सुचारू रूप से किए जाने के लिए कैबिनेट मंत्री राम सिंह खेड़ा ने सभी गैस से संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि वह समय से उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर मुहैया कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने गैस वितरण एजेंसी और खाद्य पूर्ति अधिकारी के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बैठक के दौरान मंत्री ने स्पष्ट किया कि कई स्थानों पर शिकायतें मिल रही थी, कई दिनों से उन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहे थे, जबकि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से पर्याप्त मात्रा में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन वितरण में कहीं न कहीं लापरवाही हो रही है। इसकी तुरंत ठीक किया जाए और लोगों को घर घर गैस उपलब्ध कराई जाए। एक आध जगह गैस की कोई किल्लत मेरे लोगों ने मुझे बताया, तो इसलिए मैंने गैस का जो यहाँ के इंचार्ज हैं, जीएम हैं, उनको यहाँ पर बुलाया, डीएसओ नैनीताल को बुलाया और सभी इंस्पेक्टरों को यहाँ पर बुलाया कि भीमताल विधानसभा क्षेत्र में कहीं पर भी गैस की जो डिलीवरी है उसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए और सब लोगों को होम डिलीवरी पूर्ववत होनी चाहिए। तो यहाँ पर भीमताल विधानसभा क्षेत्र में कोई अच्छी परेशानी नहीं है। मैंने ज़िले के जो खाद्य पूर्ति अधिकारी हैं और जो यहाँ के गैस एजेंसी के इंचार्ज हैं, जीएम हैं, उनको बुला करके स्पष्ट कहा है कि कहीं पर भी जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और प्रदेश में कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने खाली होहल्ला करने का प्रयास किया है, लेकिन एक आध जगह जहाँ जहाँ भी है 1-2 दिन में इस स्थिति को हम सामान्य कर लेंगे। और अधिकारियों ने और जो इसके एजेंसी के जहाँ पर भी जो इंचार्ज हैं उन्होंने मुझे स्पष्ट आश्वासन दिया है कि 1 आध दिन में स्थिति सामान्य हो जाएगी। सबको घर घर तक जिसकी अभी गैस बुक है उसको होम डिलीवरी ये एजेंसी के माध्यम से की जाएगी। इन लोगों ने मुझे आश्वासन दिया है। निश्चित रूप से जिला खाद्य पूर्ति अधिकारी और जो एजेंसी के इंचार्ज हैं, जो इन्होंने यहाँ पर आश्वासन दिया है उसके आश्वासन के अनुरूप काम करेंगे और सबको घर घर तक गैस पहुँचेगी। और एक आध जगह गैस की कोई किल्लत मेरे लोगों ने मुझे बताया, तो इसलिए मैंने गैस का जो यहाँ के इंचार्ज ऋषिकेश के साथ उत्तराखंड में दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर और साथी उपकरण उपलब्ध कराने वाली नीरजा देवभूमि चैरिटेबल ट्रस्ट ने समाज हित में एक और अहम कदम उठाया है। ट्रस्ट ने मायाकुंड स्थित सामुदायिक भवन में फिजियोथेरेपी सेंटर का विधिवत शुभारंभ किया है और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महापौर शम्भू पासवान और एम्स के डॉक्टर राजकुमार यादव व अनीता रानी कंसल पहुंचे। अतिथियों ने फिजियोथेरेपी सेंटर में लगी मशीन का रिबन काटकर शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस थेरेपी सेंटर में जरूरतमंद और गरीब मरीज निःशुल्क रूप से फिजियोथेरेपी का लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए फिजियोथेरेपी सेंटर में संचालिका नीरजा गोयल की जितनी सराहना की जाए वो कम है। नीरजा गोयल ने बताया कि थेरेपी सेंटर में कई प्रकार की मशीनें लगाई गई हैं। नीरजा गोयल जी इसको चला रही हैं और नीरजा गोयल चैरिटेबल ट्रस्ट है उनका, और वो बहुत सारे सेवा कर रही हैं यहाँ पे। और मुझे लगता है कि लोगों को सेवा के लिए मुझे ये जो बताया गया, ये जो मशीन है, ट्रेडमिल है, ये ट्रेडमिल, ये ऐसे ट्रेडमिल है जिसमें कोई आदमी बहुत ज़्यादा वजन भी है, तकलीफ में है, बीमारी से जूझ रहा है, वो सपोर्ट लेके इस पे चल पाएगा। और देखिए आदमी जब चल पाएगा तो मुझे लगता है उससे खाना भी हजम होता है, उससे कई सारे चीज़ शरीर के सिस्टम काम करने लगते हैं। मैं इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मैं भी इस समस्या से मैं गुजरा हूँ। 100 कुछ किलो मेरा वजन था और इस तरीक़ा से हमने भी कुछ इस पे काम किया। तो नीरजा गोयल इस पे तमाम तरीक़ा के इस तरीक़ा के बहुत सारे चीज़ है और भी है, सिलाई से लेकर बहुत सारे चीज़ों पे काम कर रही है। मैं बहुत बहुत उनको बधाई देना चाहूँगा। और ख़ास करके देखिए कि राष्ट्रीय खिलाड़ी भी है, बहुत सारे इसके बावजूद काम कर रही है। आज ये बता दीजिए, ये नगर निगम के ये जो जिसमें आज ये खोला जा रहा है, ये नगर निगम के सामुदायिक भवन है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इस तरीक़ा से लोग काम करते हैं, समाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और समाज के हित के लिए करते हैं।
तो बड़े खुशी होता है। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। नीरजा जी ने बहुत बढ़िया काम किया, इस तरीका के काम करते रहे, लोगों को लाभ मिले, लोग स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे। हमारा एक फिजियोथेरेपी की मशीन लगाई है जो अभी पूरे उत्तराखंड में नहीं है, ये हमने अपनी संस्था में लगाई है। और इसके लिए हमने लगाई है कि जो दिव्यांग लोग हैं, पैरालाइज पेशेंट हैं, जिन्हें आपके ब्रेन में स्ट्रोक आ जाता है, ये उनके लिए लाभ है इस मशीन का, और इसीलिए ये मशीन यहाँ लगाई गई है। और इस मशीन का मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ लें। इसमें हमारे आज मुख्य अतिथि महापौर जी और हमारी एम्स की डायरेक्टर मैम ने आना था, लेकिन वो किसी भी कारणवश यहाँ नहीं आई हैं, वो उन्हीं के हाथ से इसका लोकार्पण होना था। और इस मशीन के लिए सहयोग मेरा रोटरी क्लब ऋषिकेश रॉयल ने दिया है, जिसमें कि उनका काफ़ी बड़ा सहयोग इस मशीन में मुझे मिला है, और सभी हमारे मेंबर्स का सहयोग मिला है। उनका सभी का मैं इस आपके माध्यम से भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं आगे चाहती हूँ कि इस तरह की बहुत सारी हम ऐसी मशीनें लगाएं जिसमें कि जो पेशेंट लाभ ले सकें। मेरा नाम डॉक्टर रशप्रीत कौर है। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ यहाँ पे नीरजा देवभूमि चैरिटेबल ट्रस्ट में। यहाँ पे काफ़ी सारी मशीन है, जैसे कि टेंस, अल्ट्रासाउंड, जो कि पेशेंट के पेन मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। पर एज अ फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में एक ट्रेडमिल, गेट ट्रेनर ट्रेडमिल का होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, तो आप देख सकते हैं कि गेट ट्रेनर ट्रेडमिल यहाँ पर आ गई है, जो कि मैम ने हमें प्रोवाइड की है। तो इसकी मेन इम्पॉर्टेंस ये होती है कि जो भी पेशेंट अपने आप से वॉक नहीं कर पाते, चल नहीं पाते, बैलेंस नहीं बना पाते, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। जो इसके ऊपर आप हार्नेस देख पा रहे हैं, हैंगिंग हार्नेस, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि पेशेंट का जो फियर ऑफ फॉल होता है, ताकि उनके गिरने का डर, उससे ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। पेशेंट का पूरा वेट फिजियोथेरेपिस्ट पे ना पड़े, इसलिए ये हार्नेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और ट्रेडमिल का मेन पर्पस हो जाता है कि जो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट पेशेंट है, जिन्हें वॉकिंग में प्रॉब्लम हो रही है, जो बैलेंस नहीं बना पा रहे, उन सब पेशेंट के लिए ये यूज़ की जाती है। थैंक यू। यहाँ पे अभी काफ़ी सारी मशीन्स हैं, जैसे अभी मैंने बताया टेंस हो गया, अल्ट्रासोनिक हो गया, और हॉट पैक वाली मशीन है, और मसल स्टिमुलेटर है, जो कि बेल्स पाल्सी वाले पेशेंट में यूज़ की जाती है। इसके लिए शुल्क, वैसे ये निःशुल्क पेशेंट है, जो पेशेंट के लिए है, जो पेशेंट नहीं दे पाते, जो बिल्कुल भी पे नहीं कर पाते, उनके लिए यहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क है। पर मशीन्स के मेंटेनेंस के लिए हम सिर्फ 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं। तीर्थ नगरी के हरिद्वार रोड स्थित आशीर्वाद वाटिका में बीती शाम राजस्थानी संस्कृति, परंपरा और खान पान का अद्भुत संगम देखने को मिला। राजस्थानी सेवा समिति ऋषिकेश द्वारा आयोजित 77वें राजस्थान दिवस समारोह में प्रवासी राजस्थानियों ने अपनी जड़ों के प्रति अटूट प्रेम का प्रदर्शन किया। इस भव्य समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक प्रेमचंद अग्रवाल और समिति के अध्यक्ष रोहित कुमार राम ने दीप प्रज्वलित करके किया है। इस अवसर पर उन्होंने राजस्थानी समाज के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि राजस्थान की वीरता, त्याग और प्रेम की संस्कृति आज पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान रखती है। कार्यक्रम में कई प्रशासनिक अधिकारियों और शहर के गणमान्य नागरिकों ने शिरकत की। इस दौरान पूरा परिसर राजस्थान के पारंपरिक रंगों में रंगा हुआ नजर आया। आयोजकों के आह्वान पर अधिकांश अतिथि राजस्थानी पगड़ी और पारंपरिक परिधानों में पहुंचे हैं, जिससे वातावरण पूरी तरह मधुर था और साथ ही रंग में सराबोर हुआ नजर आया। देखिए, हमारे देश की एक संस्कृति है कि लोग जहाँ भी जिस जगह के रहते हैं वहाँ उस राज्य का अपना एक कल्चर, अपनी एक संस्कृति को लेके अपना एक उसका स्थापना दिवस मनाते हैं। तो 77 साल पहले जब ये राजस्थान बना था, तो राजस्थान के लोग पूरे देश में आज छाए हुए हैं, या दूसरे प्रदेशों में जाके अपना कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई और दूसरे काम कर रहा है। तो इसी प्रकार से ऋषिकेश के अंदर राजस्थान के बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, हरिद्वार के अंदर बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। आज पहली बार नहीं है, मुझे जहाँ तक याद आता है कि 10वीं बार ये लोग यहाँ पे अपना राजस्थान दिवस मना रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी मुझे एक बार आने का मौका मिला था। तो आप जानिए कि जैसे राजभवन में भी राजस्थान दिवस मनाया गया, क्योंकि ये भी एक परंपरा माननीय मोदी जी ने शुरू की कि जिस राज्य के जब भी स्थापना दिवस हो राजभवन में मनाए जाएंगे, जिसे लोक भवन अब कहा जाता है।
तो हमारा राजस्थान दिवस भी वहाँ मनाया गया। वहाँ राजस्थान का कल्चर, राजस्थान के लोग, उनके साथ एक खुशियां मनाई गई। उसी तरह से मेरे इस विधानसभा क्षेत्र में मैंने कहा ना, ऋषिकेश, हरिद्वार, डोईवाला और आसपास में आप देखें ना, जगह जगह राजस्थान हमारे लोग बसे हैं। अब चाहे वो व्यवसाय में हो या कहीं भी हो, उन्होंने मिलके एक बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ स्थापना दिवस का यहाँ रखा है। मैं इनको बहुत बधाई दे रहा हूँ। और जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं उनको यहाँ सम्मानित भी किया गया, मैं उनको भी बधाई दे रहा हूँ। और अच्छा लगता है, पूरे देश की संस्कृति को मिला लें तो भारत ही एक अनूठा देश है जो विभिन्न भाषाओं का, विभिन्न वेशभूषा का देश है, लेकिन फिर भी भारत एक है। तो मैं सबको बहुत बधाई दे रहा हूँ। ये पिछले कुछ सालों से मनाया जा रहा है। इसमें राजस्थान दिवस में यहाँ के जो राजस्थानी लोग हैं वो मिलजुल के मिलाते हैं, प्रोग्राम करते हैं और इसका सब लोग आनंद लेते हैं। दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और मैं राजस्थान सेवा समिति का अध्यक्ष होने के नाते मैं सबको बधाई भी दे रहा हूँ। और जो लोग जुड़ रहे हैं, नए भी जुड़ रहे हैं, उत्साह भी है लोगों में, वो आपने देखा भी होगा अभी। तो उन लोगों को भी मैं बधाई देता हूँ और आगे ये निरंतर बढ़ता जा रहा है। सबको जय राजस्थान। मेरा रोहित कुमार राव, राजस्थान सेवा समिति अध्यक्ष। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने आज ऋषिकेश स्थित शांति प्रपन्न शर्मा राजकीय चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने वार्डों में जाकर उपचाराधीन मरीजों को मुलाकात की और साथ ही उनसे अस्पताल में मिल रहे उपचार व सुविधाओं की फीडबैक लिया है। उन्होंने अस्पताल परिसर में गंदगी देख नाराजगी जताई है और प्रशासन के निर्देश दिए कि स्वच्छता व्यवस्था में कोई भी कोताही न बरती जाए। और साथ ही उन्होंने कहा है कि मरीजों को स्वच्छ एवं सकारात्मक वातावरण मिलना उनका अधिकार है। मंत्री सुबोध उनियाल ने अधिकारियों को 2 टूक शब्दों में निर्देशित किया कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। अस्पताल में मौजूद संसाधनों और साथ ही पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाए और मरीजों को बेवजह रेफर न किया जाए, प्रवृत्ति व पूर्ण विराम लगाया जाए। मंत्री ने बताया है कि राज्य सरकार का संकल्प है कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सुलभ, गुणवत्तापूर्ण एवं स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके और साथ ही प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लगातार मजबूत भी किया जा रहा है। सतारगंज में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का तिरंगा चौक पर फूलों से स्वागत हुआ। धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर कार्यकर्ताओं ने 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में अनुशासन देखने के लिए मिला और साथ ही मुख्यमंत्री धामी का जब काफिला आया तो कार्यकर्ता मुख्यमंत्री की गाड़ी की तरफ दौड़े, लेकिन सुरक्षा कर्मियों का घेरा बनाकर पहले मुख्यमंत्री धामी को सुरक्षित किया। उसके बाद सीएम धामी गाड़ी से उतरे और किसी तरह मंच तक पहुंचे हैं। उसके बाद जिला अध्यक्ष कमल जिंदल, नगर पालिका अध्यक्ष सुखदेव सिंह मंडल और साथ ही अध्यक्ष मुकेश संवाल, ब्लॉक प्रमुख उपकार सिंह सहित वहां पर अन्य कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री धामी का स्वागत किया। मुख्यमंत्री बिना कुछ कहे हाथ हिलाकर मंच से उतरे और सीधे गाड़ी में जाकर बैठे। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने गाड़ी का पीछा किया। सुरक्षा कर्मियों ने गाड़ी के पीछे भाग रहे लोगों को डांट फटकार कर वहां से हटाया है। क्या बोल रहे हैं, बोलने वाले हमारे तो गुलदस्ते हाथ में महिलाएं काफी टाइम से इंतजार कर रही थी उनका, मतलब 6 बजे से बैठी हुई थी महिलाएं। अब देखिए गुलदस्ते हमारे हाथ में रह गए। अपने बच्चे छोड़े, घर बार छोड़े, किसी के पति हैं भूखे बैठे हुए हैं बेचारे, घर से फोन आ रहे हैं, उसके बाद भी महिलाएं यहाँ बैठी हुई है। क्या कहेंगे पुष्कर सिंह धामी आ गया, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, क्या आपकी उनसे मुलाकात हो पाई? नहीं हो पाई। हम लोग लंबे समय से उनका इंतजार कर रहे थे, इसलिए हम मिल नहीं पाए। बहुत ज्यादा भीड़ थी, भीड़ के बीच में हम उनसे मिल नहीं पाए। अगर फिर कभी आए तो हम चाहेंगे कि हमें मातृ शक्ति को सबसे पहले मिलने का अवसर दिया जाए। धामी जी आए थे, हम इनसे मिले और बहुत उनसे उम्मीद है हम इसका कार्य करेंगे। भव्य स्वागत हुआ है आज पीछे माननीय सीएम साहब पुष्कर सिंह धामी जी बाई कार खटेमा जा रहे थे, जसपुर, बाजपुर, रुद्रपुर, किच्छा से होते हुए सितारगंज पहुंचे। हमें 7 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता, सारे जनप्रतिनिधि, सब लोग बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। वो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पहुंचे, भव्य स्वागत किया उनका। 4 साल बेमिसाल जो धामी जी ने किए हैं, धाकड़ धामी जी माननीय हमारे क्षेत्र में बेहिसाब काम हुए हैं। इस
इसमें माननीय सौरभ बोगना जी का, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज वो यहाँ पर रुककर उन्होंने हम सब लोगों का हौसला अफजाई की और उन्हें बहुत बहुत बधाई हो 4 साल बेमिसाल की। और पूरी भारतीय जनता पार्टी को, पूरे उत्तराखंड को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आने वाली चुनाव में 2027 में माननीय धामी जी के नेतृत्व में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और उत्तराखंड का, सितारगंज का भव्य विकास होगा। सितारगंज से बाया कार से वो खटीमा गए हैं सीएम साहब? हाँ, जो सूचना है हमारे पास वो यही है कि बाई कार वो खटेमा गए हैं, सितारगंज से होकर अभी निकले। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा आज वरिष्ठ कांग्रेस नेता चौधरी महिपाल सिंह एडवोकेट के कार्यालय पर पहुंचे, जहां कांग्रेसकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। और इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए आलोक शर्मा ने उत्तराखंड की कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराधों में मामलों में साफ है कि धामी सरकार कानून व्यवस्था संभालने में पूरी तरह विफल साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा उत्तराखंड में जिस तरह से अपराध लगातार बढ़ रहे हैं उससे साफ है कि सरकार लगातार बढ़ रहे, उससे अपराध साफ नहीं हो पा रहा। सरकार का इस पर कोई भी नियंत्रण नहीं है। 2027 में कांग्रेस पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। 2027 का चुनाव सामने है और कांग्रेस पार्टी ने अपनी तमाम जो विधानसभाएं हैं उनमें तैयारियां शुरू कर दी हैं। रुड़की से आज गुजर रहे थे तो सोचा कि मीडिया के साथियों से भी बातें की जाएं। देश के हालात जो हैं और उत्तराखंड के जो हालात हैं वो पूरा देश देख ही रहा है। किस तरह से देश के ऊपर 5-6 गुना कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, किस तरह से इजराइल और ईरान और यूएसए के युद्ध का प्रभाव नकारात्मक हमारे शेयर मार्केट से लेकर पेट्रोल डीजल से लेकर हर तरफ दिखाई दे रहा है। इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए आज हम मीडिया के साथियों के साथ बैठे थे। टिकट देने का काम न तो प्रवक्ता का होता है, टिकट देने का काम हाईकमान का, स्टेट के शीर्ष नेतृत्व का। दिल्ली में हाईकमान बैठा हुआ है, स्क्रीनिंग कमेटी है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, उसका एक प्रोसेस होता है। स्क्रीनिंग के बाद सीईसी में नाम जाता है। लेकिन मैं इतना केवल भरोसा दिलाना चाहूँगा कि इस बार उत्तराखंड में जिताऊ, टिकाऊ, मजबूत कैंडिडेट्स को टिकट दिया जाएगा। और साथ के साथ मैं ये भी भरोसा दिलाना चाहता हूँ इस बार हम रुड़की भी जीतेंगे और उत्तराखंड भी जीतेंगे। जो भी मुद्दे उत्तराखंड राज्य जब बना, तो उत्तराखंड राज्य जब बना था तो जो आकांक्षाएं और उम्मीदें थी कि उत्तराखंड राज्य किस तरह से आगे बढ़ेगा, भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार और इनके निकम्मेपन के कारण उसके ऊपर, सबके ऊपर पानी फेरा हुआ है। मुख्य मुद्दे थे पलायन रुके, पहाड़ का विकास हो, मुख्य मुद्दे थे गंगा माँ की सफाई हो, लोगों को रोजगार मिले। आज हालत ये है कि बेरोजगारी भी चरम पर है, महंगाई भी चरम पर है, पलायन भी चरम पर है और भाषण भी चरम पर है और भ्रष्टाचार भी चरम पर है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जितनी हालत खराब है, किसानों के गन्ना के पैसे बकाया जो मिलों के पास हैं वो मिल नहीं रहे हैं, स्मार्ट मीटर के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है, पहाड़ों के स्कूल बंद हो रहे हैं, नया कुछ नहीं हो रहा है। डमी सरकार है उत्तराखंड के अंदर। धामी जी की हिम्मत नहीं है कि जल जीवन मिशन के अपने पिछले पैसे भी वो केंद्र सरकार से मान लें। इनकी कोई हिम्मत नहीं है क्योंकि स्वयं बेचारे एमएलए हारे हुए थे, पता नहीं कौन से उपकार और किस वजह से इनको बनाया गया था। मुझे लगता है एक निकम्मी सरकार है और जिस तरह से लॉ जब दिया बुझने को होता है तो लॉ दिखती है। इन सरकार के आने वाले दिनों में दिन लद चुके हैं, इनका जाना तय है। इधर से गुजर रहे थे तो स्वागत करना तो हमारा बनता है, हमारे राष्ट्र का बनता है, पार्टी की इतना तो। एडवोकेट साहब, आप भी लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े होने जा रही है, हम लोग भी सब साथी प्रयास में हैं। रोड की सीट भी 100% इस बार निकलने वाली है। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।